गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इम्यूनोलॉजिकल जो रेगुलेशन है उसके अंदर थर्ड टॉपिक है जिसका नाम है टी लिम्फोसाइट्स। तो हम इसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन कहाँ होता है, जनरेशन कैसी होती हैं, उनके कैसे मैच्योरेशन होता है, एक्टिवेशन होता है और वो कैसे काम करती हैं, कितने प्रकार की सेल्स होती हैं, उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो जो टी सेल्स होती हैं, जैसे कि हमने आपको पहले जब बी सेल बताई थी, तो वो जो है बी सेल का मतलब, बी का मतलब क्या होता है, बोन मैरो हमारे अंदर, कि वो बोन मैरो में मैच्योर और डिफ्रेंशिएट होती हैं। जबकि जो टी सेल ये नाम दिया गया है, इनको हम टी सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये थाइमस जो होता है उसके अंदर क्या होती है, ये मैच्योर, उनका डिफ्रेंशिएशन होता है। थाइमस जो होता है एक बाई लोब द्विपालित एक ग्रंथि होती है, जो कि हमारी दोनों जो लंग्स हैं, हार्ट के ऊपर जो मीडिया स्टिनम जो स्पेस होता है वहां पर मिलती है। और ये जो थाइमस होता है इसके अंदर कोर्टेक्स है, फिर इसका पैराकोर्टेक्स है, फिर ये मेडुला है। ऐसे तीन पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर जो है टी सेल्स जो होती हैं उनका आगे डेवलपमेंट होता है। जैसे कि आपको हमने पहले बताया था, जो लिम्फोसाइट्स के अंदर जो होती हैं, जो सभी लिम्फोसाइट होती हैं, उनके अंदर 70% जो भाग होता है वो टी सेल्स का होता है। ठीक है। और इस 70% के अंदर जो है टी हेल्पर सेल जो है, 70% जो टी सेल्स हैं, इसके 60% जो है टी हेल्पर सेल हैं, 20% जो है सी टी एल हैं, यानी कि साइटोटॉक्सिक सेल हैं, और रेगुलेटर जो सेल हैं वो 10% है। ठीक है। तो ये इसकी अलग अलग इसकी परसेंटेज होती हैं, टोटल जो होती हैं टी सेल्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं। जब हम टी सेल्स के अंदर हम जब पढ़ते हैं तो टी सेल्स जो होती हैं उनकी कितने प्रकार होती हैं, हम थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले नेव टी सेल जो बोलते हैं, जैसे कि नेव एंटीबॉडीज भी होती हैं, या जो जिसको हम प्लाज्मा सेल बोलते हैं। नेव एंटीबॉडी या नेव टी सेल का मतलब क्या होता है, जो नहीं होती हैं, जो कभी भी एंटीजन के संपर्क में नहीं आती हैं। ठीक है, उन्हें हम नेव टी सेल कहते हैं। ठीक है भी। तो ये जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है, नेवर मीट एंटीजेंस बिफोर। ठीक है। तो ये आती हैं और ये डेंड्रिटिक सेल जो होती हैं उनके द्वारा ही ये एक्टिवेट होती हैं, तो ये नेव सेल है। ऐसे ही इफेक्टर सेल, इफेक्ट प्रभाव दिखाने वाली, असर दिखाने वाली जो होती हैं वो सेल होती है, इनको हम इफेक्टर सेल्स बोलते हैं, जो कि इस इम्यून रिस्पॉन्स को इफेक्टिवली करती हैं। तो इसके अंदर जो होती हैं शॉर्ट लिव्ड सेल्स होती हैं। तो इसके अंदर जो होती हैं जैसे साइटोकाइन का सिक्रिएट करती हैं वो, या बी सेल को हेल्प करती हैं एक्टिवेट करने में, या साइटोटॉक्सिक किलिंग जो एक्टिविटी है वो करती हैं। तो इफेक्टर सेल्स जो होती हैं नेव टी सेल से ही बनती हैं। ठीक है भाई, इनको हम इफेक्टर सेल्स बोलते हैं। टी हेल्पर सेल है या सी टी एल, सारी क्या होती हैं, ये इफेक्टर सेल के अंदर ही होती हैं। ठीक है। तो इसकी दो प्रकार होगी, एक को हम कहते हैं टी एच, यानी कि टी हेल्पर सेल होती है। ये भी दो प्रकार की होती है टी हेल्पर सेल, टी एच वन और टी एच टू सब टाइप होती है। टी एच टू जो टाइप होती है वो बी जो सेल होती है उसको उसको स्टिमुलेट करती हैं, उसको आगे एंटीबॉडी बनाने के लिए उद्दीपित करती हैं, और टी हेल्पर सेल वन जो होती है वो बाकी और काम करती हैं। टी हेल्पर सेल जो होती हैं, ठीक है, मैचुरेशन जो होती है बी सेल के अंदर बनती हैं, और ये असिस्ट करती हैं जो बाकी जो ब्लड सेल होती हैं, वाइट ब्लड सेल से, उनको इम्यूनोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है वहां पर ये मिलती हैं। ठीक है। इनकी भी प्लाज्मा और मेमोरी सेल बनने के अंदर या मैचुरेशन ऑफ बी सेल में ये हेल्प करती हैं, उसको हम टी एस टू कहते हैं। ठीक है। साइटोटॉक्सिक जो टी सेल है उनका जो एक्टिवेशन है वो भी किससे होता है, टी हेल्पर सेल होता है, और इन्हीं के द्वारा मैक्रोफेज का एक्टिवेशन भी टी हेल्पर सेल के द्वारा ही होता है। फिर आगे आती है टी हेल्पर सेल जो होती हैं, इनके अंदर इनकी मेम्ब्रेन पर सी डी फोर प्रकार का एक मोलिक्यूल होता है। ठीक है, सी डी फोर होता है। ठीक है, एक प्रकार का रिसेप्टर मोलिक्यूल भी कह लो। ठीक है, और ये सी डी फोर जो होता है एंटीजन जो सब यूनिट वहां जुड़ी होती है एमएससी पर, उसको पहचान करने में ये हेल्प करता है। तो ये सी डी फोर सेल हम इनको हम कहते हैं। दूसरी टाइप है इसके अंदर आती है साइटोटॉक्सिक जो टी सेल बोलती है, टी लिम्फोसाइट बोलते हैं साइटोटॉक्सिक,
और या इसको हम CD8 सेल भी कहते हैं। CD8 इसको जो जैसे कि हमने आपको बताया भी CD4 जो है और CD8 जो है, CD4 और CD8 की रेशियो हमारी ब्लड में होती है 2:1, यानी कि अगर 2 CD4 हैं तो एक क्या होगा, CD8 होगा। CD8 जो होती है ये इसके अंदर जो टी सेल रिसेप्टर जो होते हैं, जो इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, इसके अंदर जो टी सेल रिसेप्टर होता है वो अल्फा और बीटा चेन का बना होता है, जिसके बीच में एस और एस बॉन्ड होते हैं। जबकि जो टी हेल्पर सेल होती है उसके अंदर जो टी सेल रिसेप्टर होता है वो CD4 है, उसमें बी की 4 डोमेन होती हैं, ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको उसके बारे में बताएंगे। तो ये CD4 है, इनके अंदर ये रिसेप्टर्स जो होती हैं उसके बारे में ये, ठीक है। तो वहां पर ये 4 रिसेप्टर्स होते हैं, उसका आधार पर इसका CD4 नाम ये दिया गया है, ठीक है। और उसके अंदर जो होती है, तो CD8 के अंदर जो होता है इसमें सिर्फ क्या होता है, अल्फा और बीटा होती है, तो ठीक है। तो ये इनके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। साइटोटॉक्सिक जो सेल होती हैं CD8 जो होती हैं वो MHC1 है या जो 2 है उनको रिकॉग्नाइज, उनका जो प्रोटीन जुड़ा होता है उसको हेल्प करने में, उसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा साइटोकाइनिन जो है वो भी इसके द्वारा सीक्रेट होते हैं CD8 सेल के द्वारा, जैसे कि IL-2 है, ठीक है। तो ये भी इसके द्वारा सीक्रेट होते हैं। नेक्स्ट आती है मेमोरी सेल। मेमोरी सेल जो होती हैं एज यूजुअल हमने जैसे पढ़ा था, ये लॉन्ग लिव्ड होती हैं, ठीक है ना, ये काफ़ी लंबे समय तक होती हैं, ठीक है ना, महीनों से लेके साल तक होती हैं। और ये इन्हीं से बनती है, नेव सेल से और इफेक्टर सेल से होती है। और जब हमें दोबारी कोई इन्फेक्शन होती है, ठीक है ना, तब हमारी ये सेल जो होती है उस पैथोजन से, सेम एंटीजन जो मैं पहले हुआ था ना, तो सेकेंड जो इन्फेक्शन होती है, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स जो आता है वो मेमोरी सेल से आता है, जो कि बहुत ही क्विक होता है और इफेक्टिव होता है। मेमोरी सेल जो होती हैं उनकी कुछ टाइप भी होती हैं भी, जैसे कि एक को हम कह सकते हैं TEM, TCM, यानी कि टी सेंट्रल मेमोरी सेल होती है। और ये जो मेमोरी सेल हैं ये हमारे लिम्फ नोड्स के अंदर मिलती हैं। इसके अंदर CD44 जो है रिसेप्टर्स मिलते हैं और CCR7 मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। ऐसी एक टाइप होती है TEM, यानी कि टी इफेक्टर मेमोरी सेल होती हैं। ये हमारे जो पेरिफेरल जो सर्कुलेशन होती हैं या और टिश्यूज के अंदर ही मिलती हैं, लेकिन लिम्फ नोड में ये नहीं मिलती हैं। ऐसे ही एक TRM होती है, टिश्यू रेजिडेंट मेमोरी सेल। एज द नेम इंडिकेट, ये टिश्यूज के अंदर मिलती हैं, हमारी स्किन है, लंग्स हैं, ऐसे जो भाग होते हैं उनमें जो टिश्यू होते हैं वहां पर ये मिलती हैं, ठीक है। ऐसे ही एक टाइप और बच गई है, ठीक है, और उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी सेल बोलते हैं। ये रेगुलेटरी सेल जो होती हैं जिसको हम पहले सप्रेसर सेल भी कहते हैं, यानी कि ये जो इम्यून सिस्टम होता है जब वो ओवर एक्टिव होता है होने से उसको सुप्रेस कर देती है, ताकि उसका एक्टिवेशन ओवर एक्टिवेशन नहीं होती है। और इनसे हमें ऑटो इम्यून डिजीज जो होती हैं उनको ये प्रिवेंट करती हैं। और टॉलरेंस जो हमारी होती है इम्यून सिस्टम की, सेल्फ जो एंटीजन है उसके प्रति उसको ये बनाए हुए रखते हैं। इनको हमने CD4 और 20 ये है, ये इनके ऊपर रिसेप्टर्स मिलते हैं स्पेशल प्रकार के। CD4 तो हर एक को मिलता है, उसमें हेल्पर सेल में मिलता है, और इसके अंदर ये क्या है CD28 भी इसके अंदर ये मिलते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एक खासियत होती है, इसको हम CD8 भी ये बोलते हैं, ठीक है भी। तो ये हमारे अंदर ये जो बी सेल्स हैं ये हैं टी सेल हैं, इनकी इतनी टाइप्स होती हैं। टी सेल्स के अंदर जैसे कि आपको हमने पहले बताया था कि जैसे बी सेल के अंदर होता है, इसी टी सेल के अंदर भी एक TCR होता है, ठीक है, एक टी सेल रिसेप्टर। बी सेल के अंदर जो BCR होता है, यानी कि बी सेल रिसेप्टर। और बी सेल रिसेप्टर क्या होते हैं, उसके अंदर जो सरफेस इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बी सेल रिसेप्टर कहते हैं। बी सेल के ऊपर उसमें उसके सरफेस पर स्टड होते हैं। लेकिन TC जो रिसेप्टर होते हैं वो एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, और ये टी लिम्फोसाइट के सरफेस जो होती हैं ये वहां पर मिलते हैं। और ये TCR जो रिसेप्टर होते हैं ये लगभग जो है
अल्फा और बीटा प्रकार की दो चेन के मिलकर बने होते हैं। 90% टी सेल के अंदर इसी प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, और बाकी जो 5% टी सेल बच जाती हैं उसमें गामा और डेल्टा प्रकार के होते हैं। और ये जो टी सेल रिसेप्टर होते हैं इसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि पी सेल रिसेप्टर के अंदर होती है, ऐसे यहाँ पर जो ये टी सेल रिसेप्टर हैं इनके अंदर जो है बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। जीन रीअरेंजमेंट जो होती है यहाँ पर टी सेल रिसेप्टर के लिए ही होती है। ठीक है, तो ये इनके अंदर आती है। और टी सेल रिसेप्टर जो होते हैं ये MHC मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो जीन होता है जो हमारी बॉडी मिलता है उसके साथ जो पेप्टाइड जो एंटीजन के रूप में होता है उसको रिकॉग्नाइज करने में ये हेल्प करती है। इसके बारे में आपको आगे दिखाएंगे। ठीक है, और ये एंटीबॉडी की जो स्ट्रक्चर के अंदर जो FAB भाग होता है उसके सिमिलर होता है ये टी सेल रिसेप्टर। एंटीजन बाइंडिंग जो उसका रीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं FAB, तो उस जैसा होता है ये टी सेल रिसेप्टर। TCR के अलावा, ठीक है, इसमें CD4 और CD8 सरफेस ऑफ टी सेल के ऊपर ये भी मिलते हैं CD8 CD4। तो ये हमने आपको टी सेल्स के बारे में बताई है, उसके ऊपर क्या रिसेप्टर होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं टी सेल रिसेप्टर। उसकी एक्टिवेशन के लिए टी लिम्फोसाइट के लिए ये बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं होता है तो उनका एक्टिवेशन नहीं होता है। तो अब हमारे अंदर क्या होता है जब इसके हम मैचुरेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो हमने इनके जो है जनरेशन के बारे में पढ़ा है। तो जनरेशन में एक बात और भी है कि जो टी सेल होती हैं वो लाइक बी सेल जैसे की बनती है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है, वो कहाँ पर होती है, बोन मैरो में होती है, ये वहाँ पर बनती है। और ये वहाँ से बनने के बाद अब वहाँ से बी सेल भी बनी है, टी सेल भी बनी है। तो वो जो कॉमन एंसेस्टर था उससे क्या बनता है कि CLD कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर, और एक क्या बन गया बी सेल का प्रोजेनिटर, वो तो वहीं रहेगा। और ये जो कॉमन लिम्फोइड जो प्रोजेनिटर है जो कि हमारे बोन मैरो में बना है, ये हमारे ब्लड से होते हुए जो थाइमस जो ग्रंथि है वहां तक पहुंच जाता है। थाइमस इसके लिए एक प्रकार का कैमोटैक्सिस जो है मूवमेंट उसके अंदर ये होता है, और ये उनको अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये होमोपोएटिक सेल जो टी सेल जो होती हैं यहाँ पर ये बनती हैं। जब बाकी जो इसका पूरा डेवलपमेंट अब होता है वो किस में होता है, थाइमस के अंदर ही होता है। थाइमस के अंदर ही इनका क्या होता है भी मैचुरेशन होता है। ये सारी चीजें जो होती हैं इनके अंदर होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि इनका मैचुरेशन कैसे होता है। थाइमस जो टी सेल वगैरह होती है इनको हमें थाइमोसाइट्स कहते हैं। तो ये थाइमस के अंदर होता है। थाइमस आपको मैंने पहले ही बताया था कैसी स्ट्रक्चर है, इसमें कोर्टेक्स और मेडुला होती है। और कोर्टेक्स में क्या होती है, टी सेल का बहुत ज़्यादा संख्या मिलती है, उसको हम थाइमोसाइट बोलते हैं। और मेडुला के अंदर जो होती है डेंड्रिटिक और मैक्रोफेज भी सेल भी होती हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो थाइमिक एपिथेलियल सेल होती हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इसके अंदर। ठीक है, तो जब हम इन सेल्स के बारे में पढ़ते हैं तो इसकी जो टी सेल मैचुरेशन जब होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर पढ़ाया गया है कि जो थाइमोसाइट जो होता है, अर्लीस्ट जो थाइमोसाइट है जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, आइदर पहले जो शुरू में जो बनते हैं थाइमोसाइट से उनके अंदर ना तो CD4 होता और ना ही CD8 रिसेप्टर होता है। और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं DN। DN का मतलब क्या होता है, डबल नेगेटिव थाइमोसाइट्स। तो ये DN की अलग अलग स्टेजेस होती हैं जो कि इनका डेवलपमेंट होता है। और ये सब कहाँ पर होते हैं भी, कोर्टेक्स जो हिस्सा होता है इसके अंदर ये होते हैं। सारे चीजें जो होती हैं DN1 DN2 DN3 जो होते हैं सारे क्या होते हैं ये वहीं पर ही बनते हैं। ठीक है, तो ये इनके अंदर ये प्रक्रिया वहां पर चलती हैं। DN1 DN2 DN3 जो भी हैं ये वहां पर बनते हैं। ठीक है, तो DN1 का मतलब क्या होता है, डबल नेगेटिव। डबल नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि जो थाइमोसाइट बना है कोर्टेक्स रीजन के अंदर जो कि हमारे सीधा वहां पर पहुंचता है प्रोजेनिटर सेल से, तो इस थाइमोसाइट में CD4 और CD8 कोई भी नहीं है, इसलिए डबल नेगेटिव होगी। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो डबल नेगेटिव 1 जो बनता है इसके अंदर कुछ रिसेप्टर तो मिलते हैं, उसका नाम है CD44 बस, और इसमें कोई और रिसेप्टर से नहीं होते हैं। फिर इससे क्या बनता है, DN2 बनती है। ठीक है, DN2 का मतलब क्या होता है, डबल नेगेटिव। तो यानी कि यहाँ पर अभी भी CD4 और CD8 माइनस होंगे, लेकिन यहाँ पर एक CD25 जो रिसेप्टर होता है वो बन जाता है, और एक यहाँ पर RAG1 और 2
ठीक है ना, रिकॉम्बिनेशन एक्टिवेटिंग जो जीन होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ये यहाँ पर बन जाता है। ऐसे ही DN3 बनेगी, जिससे DN3 जो बनती है उसके अंदर भी जो CD25 है वो बन जाता है, लेकिन 44 अब वहाँ पर नहीं होता है। ऐसे ही ये डेवलपमेंट चलता है, फिर DN4 बनती है, ठीक है, और फिर इसके बाद जो अगली सेल जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, डबल पॉजिटिव बोलते हैं, DP, ठीक है। तो ये जो है आपको जो मैं ये बता रहा हूँ, इसके अंदर ये DP है जो भी है, ये लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल है, यहाँ से ये से गया, और उसके बाद ये DN1 बना, ये DN2, DN और DNA4 बन गए, डबल नेगेटिव जो 4 थी, ठीक है ना। तो ये इनके अंदर रिसेप्टर्स के अंदर ही डिफरेंस आता है। DN4 जो बना है उसका मतलब क्या हुआ, वो CD44 और CD25 उस वो के प्रति वो नेगेटिव हो गया, उसमें कोई रिसेप्टर नहीं है, मान लो, ये मान लो। फिर जो डबल पॉजिटिव होता है ये फिर डीप कोर्टेक्स में चले जाते हैं, ठीक है, जैसे कि ये ऊपर सरफेस थी, फिर ये जो है जैसे यहाँ पर ही हम ये पढ़ते आ रहे हैं, ये यहाँ पर आ गया DP। DP का मतलब क्या हुआ, डबल पॉजिटिव है, ये डीप कोर्टेक्स वाले हिस्से में यहाँ पर ये जाते हैं। ये सभी कहाँ पर हो रही है ये चेंजेज, ये थाइमस ग्रंथि के अंदर आता है। तो ये जो होती हैं डीप कोर्टेक्स में जाने के बाद ये जो डबल पॉजिटिव सेल है, यानी कि इसमें CD4 और CD8 जो है, इसके अंदर दोनों रिसेप्टर्स जो होते हैं यहाँ पर ये बन जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों जो रिसेप्टर होते हैं, फिर उनके अंदर क्या होता है कि ये जो DP सेल होती है ये हमारी कोर्टिकल एपिथेलियल सेल है, ठीक है, ये इसके अंदर बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ये DP जो थाइमोसाइट होती हैं या डबल पॉजिटिव जो भी ये सेल्स होती हैं, तो इनके अंदर फिर क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें दो चेंजेस होते हैं, पॉजिटिव सिलेक्शन और नेगेटिव सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, ये आगे आपको एक डायग्राम आपको और भी दिखाऊंगा। तो ये जो DP सेल थी, जब कोर्टिकल एपिथेलियल सेल होती हैं, तो इन एपिथेलियल सेल्स के ऊपर, ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश करी है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे थोड़ा, कि इन एपिथेलियल सेल्स के ऊपर क्या होता है, MHC1 और MHC2 जो होती है इनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, और अगर ये DP सेल जो है इनके साथ अटैच करती है, MHC1 के साथ नहीं करती है, नहीं जो भी करती है, उससे क्या होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन होता है। तो मान लीजिए जो ये DP सेल है इसके ऊपर इनएडिक्वेट जो है T सेल रिसेप्टर नहीं है वगैरह नहीं है, तो ये डेथ हो जाती है बाय नेग्लेक्ट के द्वारा, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये जो DP सेल है इसमें MHC क्लास 1 को ये पहचान कर लेती है ऑन दिस एपिथेलियल सेल में, तो ये अपने आप को चेंज करेगी, इससे क्या बनेगी, CD8 कमिटेड DP सेल बनेगी, ठीक है। शुरू में जो है इस DP सेल के ऊपर डबल पॉजिटिव है, CD4 भी है, CD8 भी है। तो जब ये किस प्रकार के MHC1 या 2 से करती है, अगर 1 से करती है तो क्या होगा, भी 1 के ऊपर किससे जुड़ता है, CD8 से। तो यानी कि अब CD8 रिसेप्टर की संख्या बढ़ेगी और CD4 की क्या होगी, कम होती जाएगी, और फिर लास्ट में CD8 ही उसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं, CD4 नहीं होते हैं। और अगर ये MHC2 से जुड़ती है, ठीक है, ये MHC1 था, ये 2 से है, तो क्या हुआ, CD4 जो है कमिटेड DP बनती है, और ये जो CD4 है तो यहाँ पर ये एक प्रकार का सिलेक्शन हुआ, ठीक है, मेडुला में या इंद्र कोर्टेक्स में। अब ये कोर्टिको मेडुलरी जंक्शन था, और फिर उसके बाद जो है ये मेडुला में जाती है। मेडुला के बाद जाने के बाद इनमें फिर इनका सिलेक्शन होता है, ठीक है ना, कि तो ये हम थोड़ा ये देखेंगे। तो ये जो कमिट सेल थी ये CD4 है। अब ये जो होती है, ठीक है, इसके अंदर ये नेक्स्ट सेल जो होती है उसमें पहुंचती है, तो इसको हम SP बोलते हैं। SP का मतलब क्या होता है, सिंगल पॉजिटिव। सिंगल पॉजिटिव मीन इट हैज आइदर रिसेप्टर CD4 और CD8 है, तो ये CD8 सिंगल पॉजिटिव है, और ये उस MHC को साथ जो रिसेप्टर है स्ट्रॉन्गली बाइंड भी नहीं करती है, तो इसको क्या हुआ, यहाँ पर इसकी संख्या बढ़ेगी, और जो स्ट्रॉन्गली बाइंड होगी वहां पर क्या होगा, नेगेटिव सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी जो ये CD4 थी इसके अंदर भी SP बनेगी, अगर ये नॉर्मली ज्वाइन करती है तो इसकी संख्या बढ़ेगी, और अगर ये स्ट्रॉन्गली उस रिसेप्टर साथ जुड़ जाती है तो ये क्या होगा, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होगी। तो ये इस प्रकार जो थाइमस है उसके अंदर जो है ये हमारी T लिम्फोसाइट जो होती है उनका ये सिलेक्शन होता है। तो इसको हमने आपको यहाँ पर एक प्रकार से और दिखाया गया है, पॉजिटिव सिलेक्शन और एक ये क्या है, नेगेटिव सिलेक्शन है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन आपको हमें यहाँ पर भी एक बार और दिखाए गए हैं, तो अभी आपको दिखाते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन, ये क्या करता है, MHC रेस्ट्रिक्शन है। जैसे आपको मैंने पहले बताया था
कि ये इमेच्योर थाइमोसाइट बनी है। देखो भी ये हमारी इमेच्योर थाइमोसाइट्स है और ये डबल पॉजिटिव है। इसके ऊपर ये CD4 भी है, यहाँ पर ये CD8 भी है और TCR तो सब में बनता ही है, TCR रिसेप्टर, और ये CD3 भी बनता है। तो ये जो डबल पॉजिटिव थाइमोसाइट होता है इसके अंदर डबल पॉजिटिव सेल होती है। अब यहाँ पर इसमें सिलेक्शन होता है, तो ये जो सिलेक्शन होता है ये MHC के प्रति होता है। तो अगर ये पॉजिटिव सिलेक्शन ऑफ सेल्स होती है हुज रिसेप्टर बाइंड्स MHC मॉलिक्यूल्स वीक बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। उससे अगर ये MHC देखिए इसके ऊपर ये रिसेप्टर है, MHC1 है या 2 है जो भी है, उसके साथ जुड़ते हैं, तो अगर ये उससे जुड़ गए तो उसका पॉजिटिव सिलेक्शन होगा, मतलब उसकी प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होगी। और अगर ये MHC रिसेप्टर से नहीं जुड़ते हैं तो वो क्या होगी, उसका एपोप्टोसिस होगी, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। तो इसे हमने नाम दिया गया पॉजिटिव सिलेक्शन भी इसको हमें कहते हैं, ठीक है। इसको हम MHC रेस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। ऐसे ही ये एक नेगेटिव सिलेक्शन होता है जिससे हमारे अंदर सेल्फ टॉलरेंस उत्पन्न होती है। इसके अंदर क्या होता है कि ये क्लास 1 या क्लास 2 तो है, ठीक है, ये हमारी थाइमस की एपिथेलियल सेल्स ये रही, ठीक है। तो ये एपिथेलियल सेल है, ये क्लास 1 क्लास 2 जो भी है इनके साथ जुड़ती है। तो यहाँ पर क्या होती है कि अगर मान लीजिए ये उसके साथ MS के साथ कोई बॉन्ड नहीं करती है, ठीक है ना, तो भी क्या होगा, ये एपोप्टोसिस होगी, सेल डेथ होगी। या फिर जो है उसके साथ जो है हाई एफिनिटी होती है, यानी कि MSC और MSC के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के द्वारा अगर वो जुड़ जाती हैं तो भी क्या होगा, उसका एपोप्टोसिस होता है। तो इसको हमने नेगेटिव सिलेक्शन यहाँ पर ये नाम दिया गया है, ठीक है भी। तो ये दो प्रकार के ये सिलेक्शन थे, पॉजिटिव और नेगेटिव है। ये आपको वैसे यहाँ पर भी हम इनको दिखा सकते हैं कि ये डबल पॉजिटिव सेल थी, तो ये थाइमोसाइट्स थी ये, ठीक है। ये हमारी ये थाइमोसाइट है, ये एंटीजन प्रोसेसिंग सेल है। वीक रिकॉग्निशन है किसकी, MHC और MHC जैसे 2 की है मान लो, तो और पेप्टाइड उसके ऊपर होता ही है, तो ये क्या होगी, मैच्योर CD4 सेल बनेगी, ये पॉजिटिव सिलेक्शन हुआ। और ऐसे ही वीक इंटरेक्शन किसकी है, 1 की है, 1 के लिए क्या आएगा, CD8 आएगा, तो ये भी क्या हुआ, पॉजिटिव सिलेक्शन है। तो इसे हमने पॉजिटिव सिलेक्शन नाम दिया गया है, ठीक है। अगला क्या है कि ये MHC और पेप्टाइड को कोई भी रिकॉग्निशन नहीं करता है, ये जो सेल है थाइमोसाइट और ये आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके अंदर अपोप्टोसिस होगी, जैसे यहाँ पर ये दिखा रखा है, ये अपोप्टोसिस है, प्रोग्राम सेल डेथ होगी, ठीक है। तो ये डेथ बाय नेग्लेक्ट, ठीक है, नेगेटिव सिलेक्शन हो गया। और ये है स्ट्रॉन्ग रिकॉग्निशन भी अगर होगी, ठीक है ना भैया, तो वो हमारी बॉडी के जो होंगे उन्हीं को पहचान लेगा और उससे क्या होगा, उनको खत्म कर देगा, तो ये उसकी भी प्रोग्राम डेथ हो जाएगी। इससे हम सेल टॉलरेंस जो होती है वो ये नहीं होती। तो ये जो है इस प्रकार इनके अंदर ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये थाइमस के अंदर जो है ये मैच्योर होती हैं। टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं फिर उनकी एक इंट्रैक्शंस होती हैं मैच्योरेशन के बाद जो होती है, ये हमारे वहाँ पर लिम्फ नोड वगैरह में टी लिम्फोसाइट भी सर्कुलेट करती रहती हैं। और जो कोई भी बाहरी जो एंटीजन है, पैथोजन है, जो हमारी बॉडी में एंट्री करता है, तो उसके बारे में हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे बी सेल भी होती हैं, ठीक है ना, तो वो भी होती हैं। अच्छा, आपको ये बात मैंने पहले बताई थी पहले लेक्चर में कि जो BCR होता है वो एंटीजन प्रोटीन है, पेप्टाइड है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, इवन न्यूक्लिक एसिड भी अगर है तो एंटीजन या जो भी भारी प्रोटीन जो होता है उसको, मतलब भारी जो पैथोजन उसको पहचान लेता है। जबकि TCR जो होता है वो सिर्फ पेप्टाइड जो होता है उसी को पहचान सकता है। अगर पैथोजन का जो हम उसको डिग्रेड करेंगे तो अगर वो पेप्टाइड के रूप में है तो उसको हम पहचान कर सकता है। तो जो ये टी सेल होती हैं या जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं इनका कैसे एक्टिवेशन होता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं अभी। ये CD4 सेल थी जिसको हमें टी सेल हेल्पर सेल जो होती हैं वो बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, ये बड़ी देखो कितनी एक बड़ी फाइन रिएक्शन होती है जिसके द्वारा जो टी सेल होती है वो बाहरी जो पैथोजन है उसको पहचानना है। उसको पहचान करने के लिए मुख्य रूप से ये होती हैं एंटीजन प्रोसेसिंग सेल। टी सेल जो होता है वो सीधे किसी भी पैथोजन को पहचान नहीं सकता है, उसको जब भी पहचानेगा जब उसके लिए एक एंटीजन प्रोसेसिंग सेल जो है उसका एक फ्लैग लेके आएगी, हाँ भाई हमें कुछ मिला है, ये हमारे शरीर के अंदर कुछ आया है, ये जो भी है उसके ऊपर क्या होती है, काम करती है। तो तब जो है ये एंटीजन प्रोसेसिंग सेल क्या होती है भी, ये बी सेल भी काम करती है, मैक्रोफेज भी होती हैं और डेंड्राइटिक सेल्स भी होती हैं। डेंड्राइट क्या होती हैं, जो कि
जो होता है उसके जैसी स्ट्रक्चर होती है, और मेन एंटीजन प्रोसेसिंग सेल एफिशिएंटली जो होती हैं वो डेंड्राइटिक के सेल होती हैं। और ये आपको मैंने पढ़ाया था कि हमारे जो इनर जो कोर्टेक्स है उसमें मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल मिलती हैं। तो जब कोई भी पैथोजन एंट्री करता है, ये मैक्रोफेज लिम्फ नोड में मिलती हैं, हर जगह मिलती हैं। तो ये जब पैथोजन ब्लड के द्वारा यहाँ पहुंचता है तो ये उस पैथोजन को पकड़ लेती हैं और ये उसको इनगल्फ कर लेती है अपने अंदर, और इनगल्फ करने के बाद उसको तोड़ देती हैं। और फिर उससे एमएससी वाले जो प्रोटीन होते हैं हमारी इनकी बॉडी के अंदर सेल्फ होते हैं वो तो बनते हैं, और उस एमएससी के साथ क्या होता है वो एंटीजन वहां पर जुड़ जाता है। तो ये आपको जैसे हमने यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो है ये एमएससी की हमने क्लास 2 है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या ली है, CD4 हेल्पर सेल ली है। तो CD हेल्पर सेल जो होती है वो एमएससी क्लास 2 के साथ जो पेप्टाइड होता है उसी के साथ ये जुड़ती है। तो एमएससी 2 है, और ये जो बीच में है ये क्या है, वो पेप्टाइड है। बाहरी पैथोजन जो है ये पेप्टाइड या बाहरी जो पैथोजन है वो यहाँ पर ये है, ठीक है ये। और ये जो टीसीआर ये रिसेप्टर होता है। टीसीआर रिसेप्टर किसके ऊपर है, टी लिम्फोसाइट है। तो ये टीसीआर रिसेप्टर ये यहाँ जुड़ जाता है भारी पेप्टाइड के साथ जो कि एमएससी के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके बॉन्ड को स्पेसिफिक करने के लिए क्या होते हैं, ये CD4 होता है। ये CD4 इसके स्पेसिफिक जो ये पेप्टाइड होती है उसी का टीसीआर यहाँ जोड़े, उसके लिए ये CD4 होती है। तो ये सिग्नल 1 होता है, जिसे एंटीजन स्पेसिफिक इंटरेक्शन होती है। फिर उसके बाद जो है इसके अंदर और भी इंटरेक्शंस होती हैं, जैसे कि टी लिम्फोसाइट के अंदर। अच्छा, ये तो फर्स्ट सिग्नल है और मेन सिग्नल होता है जिसके द्वारा ये सेल जो हैं ये आपस में एक्टिव होती हैं, और टी सेल का जो डीएनए होता है उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ से कुछ और डिवाइड करने की वो करता है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें को स्टिमुलेशन सिग्नल भी होते हैं, को स्टिमुलेटरी मोलिक्यूल्स भी होते हैं। तो वो अलग अलग होती हैं, जैसे कि टीसीआर का था इसके अंदर CD40L होता है, यानी कि लिम्फोसाइट वाला। और ऐसे यहाँ पर क्या होता है CD40, ये भी आपस में बिल्कुल बाइंड करेंगे। मतलब हर एक पैथोजन के लिए हर चीज स्पेसिफिक होती है। तो जैसे कि एंटीबॉडी होती है, हर पैथोजन के लिए अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी होती है, यानी कि 10 की पावर 8 प्रकार की एंटीबॉडी बनती है। तो ऐसे ही जो टी लिम्फोसाइट की हेल्पर सेल जो होती हैं उन पर जो टीसीआर होता है उसमें भी जीन रीअरेंजमेंट होके ऐसी अनेकों प्रकार की बनती है, टी लिम्फोसाइट बनती है। तो ये CD4 भी बन गया। इसके अलावा इसमें एक और होता है को स्टिमुलेटरी, कि ये जो सेल होती है यहाँ से ये तो केमिकल के द्वारा होती है, ये एक स्ट्रक्चर और होती है, इसके अंदर रिसेप्टर मिलता है जिसको हम B7 कहते हैं, B7 रिसेप्टर कहते हैं। और ये जो B7 रिसेप्टर होता है इसको हम CD80 या CD86 रिसेप्टर भी कहते हैं, इसको ये नाम होता है। और इसके लिए हमारे जो टी लिम्फोसाइट होती हैं वहां पर जो रिसेप्टर होता है जो इसके साथ जुड़ता है उसको हम कहते हैं CD28। तो ये जब यहाँ जुड़ जाता है तो ये एक प्रकार का उसको और स्टिमुलेट करता है उस टी लिम्फोसाइट्स को। और जब ये इतना स्टिमुलेट करता है तो जो टी लिम्फोसाइट होती है वो कुछ केमिकल्स का स्रावण करती है, साइटोकाइनिन जिसको हम बोलते हैं। और साइटोकाइनिन का मतलब क्या होता है, सेल के द्वारा निकले केमिकल्स। और इन क्योंकि ये सेल है कौन सी, ये लिम्फोसाइट है, एक लिम्फोसाइट और दूसरे लिम्फोसाइट के बीच में ये मैसेंजर के रूप में काम करते हैं। तो इन्हें हम IL नाम भी दे सकते हैं। IL का मतलब क्या होता है, इंटरल्यूकिन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, ऐसे अलग अलग प्रकार के इसमें क्या होते हैं ये केमिकल्स यहाँ पर निकलते हैं। इंटरल्यूकिन 1 जो है ये मैक्रोफेज के द्वारा निकलता है, ठीक है ना, और ये जाके टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर जुड़ता है। फिर जो टी हेल्पर सेल होती हैं उनसे इंटरल्यूकिन 2 निकलता है, और ये जो इंटरल्यूकिन 2 यहाँ से उत्पन्न होता है ये वहीं पर जाके हेल्प करता है और उस सेल के लिए रिसेप्टर बनाता है। और उस इंटरल्यूकिन 2 से इसमें माइटोसिस की चेंजेस होते हैं। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, ये सेल अपने आप में डिवाइड करती हैं, और जब ये डिवाइड करती हैं तो इससे क्या होता है, कई प्रकार की टी लिम्फोसाइट्स बन जाती हैं, ठीक है ना भी। और ये जो लिम्फोसाइट्स बनी हैं ये फिर अलग अलग जो ये हैं टी हेल्पर सेल हैं जो है, यानी कि जो स्पेसिफिक जो पैथोजन था उसके खिलाफ क्या बनती है, ये अलग अलग प्रकार की टी लिम्फोसाइट्स हो जाती हैं। तो उसके बाद जो है टी हेल्पर सेल जो होती हैं वो CTL जो सेल होती हैं या साइटोटॉक्सिक जो सेल होती हैं उनको रेगुलेट करती हैं। और ये जो साइटोटॉक्सिक सेल जो होती हैं ये उस पैथोजन को कैसे नष्ट करती हैं, उसके अंदर क्या होती हैं, कुछ केमिकल्स निकलते हैं
केमिकल का मतलब क्या होता है, या तो परफोरिन होता है, या एक और केमिकल क्या होते हैं, ग्रेन एंजाइम होती है, उसके अंदर कुछ मोलिक्यूल होते हैं। तो ये जो परफोरिन, जैसे कि नाम सिद्ध करता है, परफोरिन के उस पैथोजन की जो मेम्ब्रेन है उसमें छेद कर देता है, और छेद करने के बाद जो है जो ग्रेनुलोजाइम जो एंजाइम होते हैं या पिगमेंट जो होते हैं वो उसके अंदर एंट्री कर जाते हैं। एंट्री करने के बाद जो है ये उस पैथोजन को वहां से नष्ट कर देते हैं, और फिर जो मैक्रोफेज वगैरह जो होती हैं वो उसको वहां पर इनगल्फ कर लेती हैं, और फिर ये उसको खत्म कर देती हैं। तो इस प्रकार जो है ये अलग अलग प्रकार की जो है ये टी सेल की इंटरेक्शंस होती हैं, जिससे कि ये होती है। तो ये उसके अंदर मैचुरेशन भी है, और फिर ये उसको कैसे किल करती हैं ये आपको भी सभी के बारे में, इसके बारे में आपको बताया। तो ये जो टी सेल्स के बारे में ये था। तो इस प्रकार कुछ सेल उसकी मेमोरी सेल बन जाती हैं जो लंबे समय तक रहती हैं, और वहाँ पर टी रेगुलेटरी सेल भी होती है जिसको हमें उसको रेगुलेट करती है। तो ये था भी टी लिम्फोसाइट्स भी। ठीक है, ओके भी, धन्यवाद।